एक आईपीएस जिसे जाति के कारण मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। विश्वास होगा आपको। इतना ही नहीं, उसे उसकी जाति के लिए लज्जित किया जाता है। क्या यह भी भरोसा होगा आपको? लेकिन जब इतने बड़े रैंक के एक आईपीएस अधिकारी मरते समय अपने अंतिम वाक्यों में कुछ लिखता है, तो भरोसा तो करना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी। कहानी शुरू होती है एक सरकारी क्वार्टर के बंद कमरे से। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा की आज के इस कहानी में आपका बहुत स्वागत है। कहानी शुरू होती है एक सरकारी क्वार्टर के बंद कमरे से, जहां खामोशी इतनी भारी थी कि दीवारों तक ने बोलने से इनकार कर दिया था। कमरे में पड़ा था एक अफसर, आईपीएस पूरन कुमार, जो कुछ ही घंटे पहले तक कानून के रखवाले थे, लेकिन अब खुद एक केस बन चुके थे। मौत की खबर जैसे ही बाहर निकलती है, पूरा सिस्टम हिल जाता है। वो अफसर जो हमेशा अनुशासन की मिसाल था, अचानक इस तरह चला जाएगा, ये किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, सवालों का अंधेरा गहराता जाता है। ये मौत थी या किसी सुनियोजित साजिश की आखिरी चाल? आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसने हरियाणा के पुलिस डिपार्टमेंट और यूपीएससी अधिकारियों की दुनिया में भूचाल ला दिया है। यह कहानी है सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की, जिनका सामना सिस्टम में जातिगत भेदभाव, बर्खास्तगी की धमकियां और अत्यधिक मानसिक प्रताड़ना से हुआ। पूरन कुमार के पिता बिस्तर पर बीमार थे और उनका जीवन संकट में था। बावजूद इसके उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी छुट्टियों को मंजूर तक नहीं किया और पुलिस कैंपस में मंदिर में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी, सिर्फ इसलिए कि पूरन कुमार दलित थे। उनके अधिकारों और संवैधानिक सम्मान की अवहेलना उन्हीं गहरे मानसिक संकट में उन्हें डाल देती है, जिसके कारण अंततः वो अपनी जान देते हैं। पूरन कुमार ने कई बार अपनी शिकायतें अधिकारियों को भेजी, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने 2020 से लगातार परेशानियों का सामना किया, जिसमें उनके लिए सरकारी बंगले, गाड़ियों और पोस्टिंग के मामले में बाधाएं डालने शामिल थे। 19 सितंबर साल 2025 को उनका ट्रांसफर रोहतक के एडीजी रोहतक जोन से पुलिस ट्रेनिंग सेंटर उसमें कर दिया जाता है। 6 अक्टूबर को उनके स्टाफ सदस्य हेड कांस्टेबल सुशील कुमार के खिलाफ अचानक एक झूठी एफआईआर दर्ज कराई जाती है, जैसा उन्होंने रिपोर्ट में बताया। और 7 अक्टूबर को पूरन कुमार ने अपने घर में खुद को गोली मार ली। उनके पास 8 पन्नों का एक नोट था, जिसमें उन्होंने उन 15 आईपीएस और आईएएस अफसरों के नाम गिनवाए थे। इन्हीं 15 अधिकारियों को उन्होंने अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। इन 15 नामों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि नेता नगरी में इसको लेकर आखिर कितना बवाल मचा हुआ है। सुनिए संजय सिंह ने क्या कुछ आरोप लगाया है। जय हिंद साथियों, एक आईपीएस अधिकारी का फाइनल नोट यानी कि अंतिम पत्र यानी कि सुसाइड नोट। पूरन कुमार नाम के आईपीएस अधिकारी, जिनकी दर्द, जिनकी पीड़ा अगर आप उस पत्र में पढ़ेंगे तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि आजादी के इतने साल के बाद भी एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को दलित होने की सजा मिल रही है और दलित जाति में जन्म लेने के कारण उसको इतना अपमान सहना पड़ता है, इतना अपमान सहना पड़ता है, इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है कि वो मौत को गले लगा लेता है। और यही पूरा मामला है पूरन कुमार का। आज मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं है, किसी टीवी चैनल पे कोई डिबेट नहीं हो रही है। सारा गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करने में जुटा रहता है। मैं पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा मामला हो गया, किस टीवी चैनल पर डिबेट हो रही है? यह कोई सामान्य बात नहीं है।
हरियाणा काडर के इतने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पूरण कुमार जी की जब आप पूरी गाथा पढ़ेंगे, जब वो पूरी कहानी सुनेंगे, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। 2022 से मामला चल रहा था। इस लेटर में हरियाणा के टॉप अधिकारी शामिल थे। डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक के एसपी नरेंद्र विजयरानिया, चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी और अन्य वरिष्ठ अफसर। नोट में स्पष्ट था कि जातिगत भेदभाव, पेशेवर प्रताड़ना और झूठे मामलों की साजिश में उन्हें खुद से जान देने के लिए मजबूर कर दिया गया। पूरन कुमार ने अपने अंतिम दिनों में कानून और व्यवस्था के लिए अपनी निष्ठा दिखाई थी, लेकिन सिस्टम की जो बेबसी और अधिकारियों के अत्याचार ने उनकी जिंदगी का अंत कर दिया। पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अफसर अमनीत कुमार पी हैं। जब जापान से लौटकर भारत आई, उन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इस शिकायत में उन्होंने डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और एसपी रोहतक नरेंद्र विजयरानिया इनके खिलाफ उन्हें जान देने के लिए मजबूर करने, उकसाने के आरोप लगाए गए। इसके साथ ही एससी एसटी एक्ट की धारा के तहत उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि उनके पति को बार बार उनकी जाति के आधार पर अपमानित किया जाता था और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा झूठे मुकदमों में फंसाने की उनके खिलाफ साजिश रची गई थी। इस पूरी घटना ने पुलिस विभाग और सरकारी जो संस्थान है उनमें जातिगत और भ्रष्टाचार के गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीनियर अफसर होने के बावजूद पूरन कुमार को इंसाफ नहीं मिला और उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। उनके फाइनल जो उनका लेटर था और पत्नी की शिकायत अब सार्वजनिक हो चुकी है और यह सवाल उठाती है कि क्या सिस्टम में इतनी शक्ति और रैंक वाले लोग भी न्याय के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। यह कहानी सिर्फ एक खुद से जान देने वाली नहीं बनती है, बल्कि सिस्टम जातिवाद और सत्ता के दुरुपयोग की कड़वी सच्चाई को भी सामने लाती है। अब आप सोचिए कि एक वरिष्ठ रैंक का अधिकारी, आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि आजाद भारत के इतने साल बीत चुके हैं, 75 से भी ज्यादा, और उस वक्त भी हमारे यहां सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें जातिगत भेदभाव का हमें सामना करना पड़ता है। क्या दलित होना कोई पाप है? क्या बड़ी जाति से होना ही आपको ये इस बात का मुहर ठप्पा लगा देती है कि आप कुछ भी हो, आप अगर बड़ी जाति से हैं, दलित वाले को अपने पैरों के नीचे दबा के रखेंगे? बहुत बड़े सवाल हैं कि जातिगत आधार पर आखिर भेदभाव क्यों खत्म नहीं होता? क्या पैदाइशी बड़ी उच्च श्रेणी वाले जातियों में जन्म लेने से कोई ऐसा नहीं बन सकता कि सड़क पर लेकर वो कटोरा पहुंच जाए? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन सोचिए कि जो उच्च श्रेणी के अधिकारी हैं, उनके अंदर ये सब चीजें पनप चुकी है, उनके अंदर ये सब चीजें बैठ चुकी हैं और वो इतने बड़े रैंक के अधिकारियों के साथ भी जातिगत भेदभाव कर सकते हैं। हमें से बहुत सारे लोगों के अंदर सवाल खड़ा होता होगा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उच्च श्रेणी की जाति में जन्म ले चुका है, लेकिन उसके पिता भिक्षा मांगते हो, उसके पिता किसी रोड पर हो? रोड का मेरा कहने का अर्थ है कि बहुत ज्यादा गरीब, झुग्गी झोपड़ी वाले। क्या उच्च श्रेणी वाले नहीं होते? होते हैं, लेकिन जो उच्च श्रेणी के अंदर चंद अमीर लोग हैं, अगर वो इस तरीके से व्यवहार करेंगे तो फिर से सोचिए कि उच्च श्रेणी के अंदर आने वाले झुग्गी झोपड़ी वाले लोग क्या करेंगे। और जानबूझकर हमारे भारत में इस तरीके की चीजों को और बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह। आज की क्राइम कथा में इतना ही। कल मिलेंगे, सोमवार को मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। नमस्ते।